बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। आज हम सेनापति द्वारा रचित पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पद है, बानी सौ सहित सुबुरन मुँह रहे जहाँ, धरति बहुत भांति अर्थ समाज को। संख्या कर लीजय अलंकार हैं अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुनु महाजन चोरी होती चार चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। लीजिए बचाए ज्यों चुरावे नहीं कोई सौंपी, वित्त किसी थाती है कवितन के राज को। ये भी श्लेष वर्णन है। इसमें वाणी का अभिप्राय है, एक वाणी से और एक है सरस्वती से। सुब्रन मुँह मतलब अच्छे वर्ण मुख में, और सोने की मोहरें, दो अर्थ चल रहे हैं। संख्या मतलब गणना, चरण मतलब श्लोक के चरण, ब्याज मतलब बहाना या लालच, थाती कहते हैं धरोहर को। इसमें कवि सेनापति ने श्लेष वर्णन किया है। इसमें कविता में इन्होंने कवित्व एवं धरोहर के अर्थ में इसका श्लिष्ट रूप में वर्णन किया है। पहला इसका हम कवित्व पक्ष में लेते हैं। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरति बहुत भांति अर्थ समाज को। सेनापति कहते हैं, मैंने वित्त के समान अपने कवित्वों की धरोहर राज्य को सौंपी है। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरति बहुत भांति अर्थ समाज को। सरस्वती के साथ अच्छे, जहाँ अच्छे वर्ण, वर्ण यहाँ पे अक्षर के अर्थ में आया, मुंह में रहते हैं, उसके कई अर्थ निकलते हैं। अर्थात मेरे कवित्वों में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लिष्ट अर्थ वाले हैं। धरति बहुत भांति अर्थ समाज को। फिर अगला पद है, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक माने। अब गिनती कर लीजिए, मेरी कविता में अलंकारों की अभी अधिकता है, आप चाहे तो इन्हें गिन सकते हैं। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कवित्वों को अपनी बुद्धि में सदैव स्मरण रखेंगे। सुनु महाजन चोरी होत चार चरण की। हे महापुरुषों, आप सुनिए, आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है। ताते सेनापति कहे तजी करे ब्याज को। इसलिए मैं बिना लोभ लालच में पड़े अविलंब कवित्वों की यह थाती आपको समर्पित करता हूँ, ताकि लीजिए बचाए ज्यों चुरावे नहीं कोई सौंपी। इसलिए ताकि समर्पित कर, ताकि कोई चोर न से चुरा ले और इसकी रक्षा करें। वित्त किसी थाती में कवितन को राज को। अगला धरोहर के पक्ष में है। कवि सेनापति कहते हैं कि मैंने अपने कवित्वों की थाती राज्य को सौंपता हूँ। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अरस समाज की। जहाँ कांत युक्त सोने की मोहरें हैं और अनेक प्रकार की संपत्ति का भंडार पड़ा रहता है। सुनो, फिर कह रहे हैं, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। इसमें आभूषण भी बहुत रखे हैं, उनकी गिनती कर लो, इन्हें ऊपर खुला मत रखो। हे महाजन, सुनु महाजन चोरी होते चार चरण की। आजकल तो चार कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है, और इसलिए बिना कोई विलंब किए मैं यह धरोहर तुम्हें सौंप रहा हूं। यह सेनापति बता रहे हैं धरोहर के पक्ष में। लीजिए बचाए ज्यों चुरावे नहीं कोई सौंपी, वित्त किसी थाती में कवितन के राज को। यह मेरे कवित्व वित्त के समान कीमती हैं, मैं इन्हीं की थाती राज को सौंप रहा हूं। इसमें कवि सेनापति ने कवित्व एवं धरोहर का श्रेष्ठ वर्णन कर कवि ने अपने कवित्वों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। इसमें ये भी कवित्व छंद में रचित है और भाषा ब्रज है। अगला पद है, श्रृंगार वर्णन। केसरी निकाय किस लय की रताई लिए, झाई नाही जिनकी धरत अलकत हैं। दिन कर सारथी ते सेना देखियत राते, अधिक अनार की कलिते आरकत हैं। लाली की लसनी जहाँ तहाँ हीरा की हसनी राजे, नैना निरखत हरखत आसकत हैं। जीते नग लाल हरि लाल ही ठगत तेरे, लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं। इसमें निकाय का आशय है सुंदरता से। रताई कहते हैं लालिमा लिए हुए लाल वर्ण का। अलकत मतलब सुशोभित, मेहंदी की रंग की शोभा। दिनकर सारथी मतलब सूर्य की सारथी अरुण। आरकत मतलब आरक्त एकदम लाल।
लसन मतलब शोभा, हसन कहते हैं शुभ्र चमक को हंसने के अर्थ में, हरखत प्रसन्न होना, आरकत मतलब आरक्त लाल रंग युक्त, हरि हरण करने के अर्थ में आया है, हरि के एक अर्थ प्रभु के अर्थ में भी होता है, रसाल कहते हैं आम को। अब इसमें इसकी हम व्याख्या करते हैं। जो इसमें कवि सेनापति ने श्रृंगार वर्णन संबंधित है, इसमें नायिका की रूप माधुरी का चित्रण किया है। केसरी निकाय किसलय की रताई लिए, झाई नहीं जिनकी धरत अलकत। इसमें नायिका के होठों के सौंदर्य का वर्णन करते कवि सेनापति कहते हैं कि केसर की सी सुंदरता, केसरी निकाय किसलय की रताई लिए, केसर की सी सुंदरता और नवीन किसलय की लालिमा को लिए हुए तेरे होठों की परछाई के रूप व रंग को मेहंदी भी धारण नहीं कर सकती है। केसरी निकाय किसलय की रताई लिए, झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है। ये होठों का वर्णन लास्ट में आता है, अंतिम पंक्ति में कहते हैं लाल लाल अधर रसाल झलकत है। अधर की सुंदरता को वर्णित किया गया। झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है, कह रहे हैं तेरे होठों की परछाई के रूप और रंग को मेहंदी भी धारण नहीं कर सकता है। जितनी उस नायिका के होठों की लालिमा है, उसकी लालिमा के समक्ष मेहंदी की लालिमा भी कमतर प्रतीत हो रहा है। फिर कह रहे हैं दिन कर सारथी ते सेना देखियत राते, अधिक अनार की कलीते आरकत हैं। तेरे होठों की लालिमा को देखकर सूर्य का सारथी अरुण भी लालिमा को ग्रहण करता है। तेरे अधर तो अनार की कली से भी अधिक लाल हैं, अधिक अनार की कलीते आरकत हैं। लाल की लसन तहाँ हीरा की हसन राजे, नैना निरखत हरखत आसकत हैं। कह रहे हैं तेरे होठों की लालिमा की शोभा में हीरों की चमक जैसा सौंदर्य विद्यमान है, जिसको देखकर मेरे नेत्र प्रसन्न होकर आसक्त हो जाते हैं, अर्थात अनुरागी बनकर रूप छवि पर मोहित हो जाते हैं। लाली की लसन तहाँ हीरा की हसन राजे, नैना निरखत आंखें देखती रह जाती है तुम्हारे होठों के लाल वर्ण को, हरखत आसकत हैं और एकदम उस पर अनुरक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है। फिर कह रहे हैं जीते नग लाल हरि लाल ही ठगत तेरे, लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं। तेरे होठों की लालिमा ने नगीनों रत्नों और लालों की लालिमा का भी हरण कर लिया है। जीते नग लाल हरि लाल ही ठगत, जितने लाल वर्ण जो हैं तो तुम्हारे होठों के सामने में फीके पड़ते हैं। लाल वर्ण भी तेरे होठों की लालिमा की स्वाभाविक शोभा को प्राप्त नहीं कर सकते, इतने लाल वर्ण की हैं। लाल लाल अधर रसाल झलकत है, तेरे लाल लाल होठों से तो आम के समान मधुर रस झलकता रहता है। इसमें नायिका के होठ और इसकी रूप माधुरी का चित्रण कवि सेनापति ने किया है और इसमें अनुप्रास के साथ साथ अतिशोक्त अलंकार का भी सुंदर कवि प्रयोग किया है। ये भी रचना कवित्व छंद में है और भाषा ब्रज है। अगला पद है तब ते कन्हाई अब देत हो दिखाई, रीत कहाँ है सिखाई ते ही देखे ही सुखारे हैं। निंद सो उदास सेनापति देखी बेकी आस, तजी कै बिलास भय बैरागी बिचारे हैं। रूप लल चाने भली बुरी कौन पहिचाने, राब रे वियोग बाब रे से करी डारे हैं। लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे नैन, तेरे मत बारे ते न मेरे मत बारे हैं। अंतिम पंक्ति में कवि ने यमक का प्रयोग है, मत बारे, और फिर लास्ट में क्या है, मत बारे। यहाँ पे दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है जो इसको हम समझेंगे। कन्हाई अर्थात कृष्ण के लिए कहा गया है। विलास मतलब सुख, राबरे मतलब आपके, बाबरे कहते हैं पागल को, इसी से सब प्रचलित आया है बाबला होना। लाल कहते हैं प्रियतम को, मतबारे मतलब मतबाले, और मत बारे मत के अनुकूल। इसमें कवि सेनापति ने नायिका द्वारा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को मधुर उपालंब देने का प्रयास किया, उसी को वर्णन किया गया है। तब ते कन्हाई अब देत हो दिखाई, रीति कहाँ है सिखाई ते ही देखे ही सुखारे हैं। सेनापति कहते हैं कि कोई नायिका या कोई गोपिका
कृष्ण को उपालंब देती है। वह कहती है, हे कृष्ण, तुम तो इतने दिनों के बाद अब दिखाई दे रहे हो, तब ते कन्हाई अब दे तो हो दिखाई, रीति कहाँ है सिखाई, तेही देख ही सुखारे हैं। मतलब तुम तो इतने दिनों के बाद अब दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें प्रेम लगन की यही रीत सिखाई गई है? प्रेम करने का क्या यही ढंग है? पहले तो दर्शन दिए, फिर दर्शन से ही मुझे वंचित कर दिए। अगला पद है, नींद सो उदास सेनापति देखबे की आस, तज के विलास भय बैरागी विचारे हैं। अर्थात प्रेम भाव रखकर तुमने बहुत दिनों तक अदृश्य रहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रियतम को प्रतिदिन देखने रहने से सुखानुभूत इस भाव की अविवेचना कहते हैं। अगली पद्य में कवि कहते हैं, निंद सो उदास, कवि सेनापति कहते हैं कि वह नायिका निद्रा से दूर हो गई, अर्थात उसकी नींद भी जाती रही। निंद सो उदास सेनापति देख बेकुआस, क्योंकि वह प्रीतम को सदैव देखने की अभिलाषा रखती है। तज के विलास भय बैरागी विचारे हैं, और अब प्रियतम के वियोग में उसकी आंखें ने सारे सुख विलास को त्याग दिए हैं और वे बैरागी अर्थात विरक्त बन गए हैं। रूप, इसमें नायिका कहती है कि मेरे ये नेत्र तो प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से ललचा गए थे, इस आसक्ति के कारण ये नेत्र अच्छे बुरे किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने, राब रे वियोग बाबरे से करी डाल रहे हैं। उसके आपके वियोग में जब से आपने अपने दर्शन से हमें कृतार्थ करना छोड़ दिया है, आपके वियोग में इन बेचारे नेत्रों, ये नेत्र बावले हो गए, पागल बना दिया है। बाबरे से करी डारे हैं, रूप ललचाने, रूप की लोभी आंखें, भली बुरी कौन पहचाने, भले बुरे को छोड़ दिया है, केवल आपके दर्शन के निमित्त ही आंखें व्याकुल रहती है, पागल सी हो गई है। लाल प्राणे प्यारे सिख दे दे सब हारे नैन, तेरे मत बारे तेन मेरे मत बारे हैं। हे प्रिय कृष्ण, अपने इन वियोगी नेत्रों को समझाते समझाते मैं हार गई हूं, फिर भी ये नेत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि रूप लालची हो रहे हैं। अब ये नेत्र तो केवल आपका अनुसरण करने वाले बन गए हैं, तुम्हारे कारण मतवाले बने रहते हैं, तथा मेरी बात न मानने वाले और मेरे मत के अनुकूल न रहने वाले बन गए, अर्थात मेरा बस, मेरी आंखों का नियंत्रण अब खो चुके हैं। लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे नैन, इन आंखों को समझा बुझा के हार चुका हूं, कृष्ण दर्शन नहीं देंगे, फिर भी तेरे मत बारे, आपके ही मत वाले बने हुए, तेरे मत बारे हैं, तुम्हारे कारण, आपके कारण ये नेत्र मत वाले बने हुए हैं, तथा मेरी बात को न मानने वाले और मेरे मत के अनुकूल न रहने वाले बन गए हैं। भावार्थ यह है, श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति गोपिका या नायिका की आसक्ति को कवि सेनापति ने वर्णन किया है और उसकी विरह व्यथा को वर्णित करने का प्रयास किया है। इसमें वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है और उपालंब देकर नायिका बताना चाहती है कि जब मेरे नेत्रों की यह स्थिति है तो मेरे प्रेमी हृदय पर क्या बीत रही होगी, इसकी वर्णना की गई है। इसमें अनुप्रास, यमक और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर कवि ने प्रयोग किया है। कवित्व छंद में रचित रचना है और इसकी भाषा भी ब्रज है। अगला पद है, कालिंदी की धार निर्धार है अधर गन, अली के धरत जा निकाई के न लेस हैं, जीते अहिराज खंडी डारे हैं, शिखंडी घन, इंद्रनील कीरति कराई नाही ऐसा हैं, रगिरन लगत सेनाहिय के हरस कर, देखत हरत रति कंत के कलश हैं, चिकने सघन अधिकारे ते अधिक कारे, चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। इसमें किसी नायिका के केश का वर्णन किया गया है। अंतिम पंक्ति में लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। इसमें कालिंदी कहते हैं यमुना को, निर्धार मतलब बिना आधार के, अधर कहते हैं ऊपर, आकाश के अर्थ में आया है, निकाय सुंदरता के लिए, अहिराज शेषनाग, शिखंडी कहेंगे मोर को, इंद्रनील कहते हैं नीलमणि नीलम को, हिय का अर्थ हुआ हृदय, रतिकंत रति का पति अर्थात कामदेव के लिए, लसत मतलब सुशोभित है। इसमें कवि नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कालिंद की धार निर्धार है अधर गन, अली के धरत जा निकाय के न लेस हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, नायिका के बाल अत्यधिक सुंदर और आकर्षण है,
उसके काले चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई शोभित हो रही है। कालिंदी की धार निर्धार है अधर गण, अली के धरत जा निकाय के न लेस हैं। पहली पंक्ति में कह रहे हैं नायिका के सुंदर चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई शोभित हो रही हैं। अली के धरत जा निकाय के नलेस, अली मतलब भ्रमर, भौरे तो उसके बालों की सुंदरता का थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भंवर का जो कालापन है उससे अधिक उसके काले बाल हैं उस नायिका के। जीते अहिराज खंडी डारे हैं शिखंडी घन, इंद्रनील कीरति कराई नहीं ए सहें। कह रहे हैं उन्होंने शेषनाग को भी जीत लिया है तथा मोर की पूंछ की सुंदरता को भी मात दे दिया है। कौन? नायिका के बाल। नीलमणि की कालिमा से भी अधिक काले हैं, इस प्रकार नीलमणि के यश को भी इन्होंने नहीं सहा है। इंद्रनील कीरति, इंद्रनील की कीर्ति को उसकी कालिमा से भी अधिक कालिमा उस नायिका की बालों के कराई नहीं ऐसे हैं। नीलमणि के यश को भी इन्होंने नहीं सहा है। फिर कह रहे हैं रग रानी लगत सेना हिये के हरस करत। कह रहे हैं रग रानी, एरियों को जब उसके लंबे लंबे घने बाल छूते हैं तो मेरे मन में हर्ष उत्पन्न करते हैं। उन्हें देखत हरत रतिकंत के कलश हैं, उनके देखकर कामदेव का भी दुख भी दूर हो जाता है। उन्हें देखकर कोई भी काम वासना से ग्रस्त हो सकता है, ये भावना की व्यंजना की गई है। चिक ने सघन अंधियारे ते अधिकारी, उस नायिका को संबोधित कर सेनापति कह रहे सुंदरी नायिका के लंबे लंबे केस अत्यधिक सुंदर हैं, चिकने हैं, बहुत घने हैं तथा अंधियारे से अधिक काले, अंधकार से भी अधिक काले हैं। लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं, इनके चिकने बालों की लटें बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें नायिका के सुंदर केस राशि का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है और यह भी कवित्त छंद में रचित है।